आज हम सभी हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि मलिक मोहम्मद जायसी के विषय में पढ़ेंगे। और मलिक मोहम्मद जायसी की महत्वपूर्ण रचना जो पद्मावत है, उसके जो खंड लगे हुए हैं पाठ्यक्रम में, उनका आज हम अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। हमें जो पढ़ना है नक्शिक खंड और नागमती वियोग खंड, इन दोनों के विषय में हम पढ़ेंगे। उसके पहले बहुत ज़रूरी है कि जायसी के विषय में हम महत्वपूर्ण बातें जान लें, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। तो आप लोग अपनी स्क्रीन को, अगर बहुत सारे लोग अगर फ़ोन में देख रहे हैं, आप लोगों को दिक्कत आ रही है, तो आप लोग स्क्रीन को पिन कर लीजिए। जिस स्क्रीन पे ये कंटेंट दिखाई पड़ रहा है उसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो पिन करने का ऑप्शन आएगा। तो पिन कर लेंगे तो पूरी स्क्रीन पे यही दिखाई देगा जो कि क्लासेस का स्क्रीन है। ठीक है। तो और कोई समस्या आ रही हो तो आप लोग बता सकते हैं। आवाज़ आप लोगों तक बेहतर ढंग से पहुंच ही रही होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। हमने अपना जो शुरुआती हिस्सा है वो काव्यखंड रखा हुआ है कि हम जो भी अध्ययन करेंगे सबसे पहले काव्यखंड वाला अध्ययन करेंगे भाग। और थोड़ा आप लोग अपनी माइक कोशिश कीजिएगा कि बेहतर ढंग से वो बंद हो, ऑफ कर लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ हम जायसी के बारे में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कथन हैं, उन सभी को देखते हुए और साथ ही उनके विषय में क्या महत्वपूर्ण है जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी होगा, वो सारी चीजें देखते हुए ही हम नागमती के वियोग खंड और नक्षिक वर्णन, इन दोनों का अध्ययन यहाँ पे करेंगे। तो देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके विषय में क्या लिखते हैं। तो हमें देखना है कि शुक्ल जी ने लिखा कि जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिउद्दीन के शिष्य थे और जायस में रहते थे। तो शिष्य किसके थे, पहले हमें वो ध्यान रखना होगा। फकीर शेख मोहिदी या मोहिउद्दीन उनका नाम था, उनके शिष्य थे। कई बार पूछा जा चुका है कि जायसी के गुरु कौन थे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार फकीर शेख मोहिदी। और रहने वाले कहाँ के थे, जायस। तो ये जायस प्रदेश है कहाँ पे, ये भी ध्यान रखना है कि जायस जो है वो अमेठी के निकट का स्थान है। ठीक है, इसे हमें ध्यान रखना है। बच्चन सिंह लिखते हैं कि इनकी जो जीवन की अवधि है, यानी जायसी का जो जन्म वर्ष है और उनके पूरे जीवन की अवधि है, वो 1464 से 1542 ईस्वी तक मानी जाती है। तो जब भी जन्मक्रम वाले प्रश्न बनते हैं या फिर रचनाकार के जीवन परिचय के विषय में कोई प्रश्न बनता है, तो वहां पे ये बहुत आवश्यक होता है कि आप उसके पूरी जीवन अवधि को जानें। जैसे ही आप 1464 से 1542 ईस्वी तक को ध्यान में रखेंगे जायसी के विषय में, तो आपको पता चलेगा कि पद्मावत का रचना काल क्या है। 1540 में है, 42 तक वो जीवित हैं। तो इस तरह से एक अनुमान हम लगा सकते हैं उसके जीवन अवधि को ध्यान में रख के, रचना काल का। तो इसे आप एक जगह नोट कर लें, ध्यान रखेंगे। इसके आगे देखिए कि शुक्ल जी लिख रहे हैं कि जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे। ये बात भी हमें ध्यान रखना है। जायसी ने अपनी पुस्तक आखिरी कलाम, अब आखिरी कलाम का यहाँ से प्रकाशन वर्ष भी आपको ध्यान रखना है, उस रचना का सन, कि आखिरी कलाम 1528 में ये रचना प्रकाशित होती है। और इसके विषय में लिख रहे हैं कि इसमें अपने जन्म के संबंध में स्वयं जायसी लिखते हैं कि भा अवतार मोर नौ सदी, 30 बरस ऊपर कवि बदी। ये पंक्ति किसके जीवन से संबंधित है, कई बार इस तरह से भी पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है जायसी के जीवन से संबंधित है। जायसी ने स्वयं अपने जन्म के विषय में लिखा है, भावतार मोर नौ सदी, 30 बरस ऊपर कवि बदी। और ये किस रचना में उन्होंने लिखा है अपने जन्म के विषय में, तो आखिरी कलाम में। ऐसे ही कुछ ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि जरूरी हो जाते हैं हमें परीक्षाओं की दृष्टि से तैयार रखना। कभी भी ये पंक्ति देखिए पूछ लेगा कि किस रचना में ये पंक्ति लिखी गई है, इसका संदर्भ क्या है, तो अपने जन्म के विषय में। ठीक है। अब यहां से एक बात और जो ध्यान रखने वाली है कि आखिरी कलाम किस शासक के शासनकाल में हुई। तो ध्यान रखेंगे बाबर के समय में, बाबर के शासनकाल में आखिरी कलाम की रचना हुई है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि जायसी एक आंख के काने थे,
यानी एक आंख उनकी खराब थी और वे कुरूप भी थे। जायस में यह प्रसिद्ध है कि एक बार जायसी शेरशाह के दरबार में गए। यहां से ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके दरबार में गए, शेरशाह के दरबार में गए, और शेरशाह ने उनके भद्दे चेहरे को देख करके उनका मजाक उड़ा दिया और हंस पड़ा। तो कहता क्या है कि मतलब इस तरह के कुरूप व्यक्ति को अपने दरबार में देख के वो उनकी जो अवहेलना करता है, उनका मजाक उड़ाता है, इस पर बहुत आहत हो जाते हैं जायसी, और बहुत अत्यंत शांत भाव से पूछते हैं कि मोहिका हंसिस की को हरही। इसका मतलब है कि तू मुझ पर हंस रहा है या मुझे बनाने वाले उस कुम्हार पर हंस रहा है। इस पर शेरशाह लज्जित होता है और उनसे माफी भी मांगता है। तो ये पंक्ति जायसी ने लिखी हुई है। मोहिका हंसस की कोहरंग, मुझ पर हंस रहा है या मुझे बनाने वाले कोहरंग माने उस कुम्हार पर हंस रहा है। तो ऐसी ये पंक्तियां कुछ महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि शासक से संबंधित हैं, वो आपको ध्यान रखना होगा, शेरशाह। ठीक है। तो ऐसे सारे तथ्यों का संकलन आपको दिखाई पड़ेगा कि 1 घंटे की इस क्लास में जायसी से संबंधित महत्वपूर्ण सारे तथ्य आपके तैयार हो जाएंगे। जैसे बच्चन सिंह ने लिखा कि लोग जायसी को देखकर हंसते थे, किंतु उनकी कविता सुनकर सभी रोने लगते थे। इस बात का प्रमाण जायसी के ही दोहे में देखा जा सकता है। जायसी लिखते हैं कि जे मुख देखा तेई हंसा, सुन तेई आयो आंसू। जिसने भी मेरा मुंह देखा, मेरी क्रूरता को देखा, मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन सुनते ही आयो आंसू, उसने जब मेरी कविता को देखा, मेरी कविता को पढ़ा, मुझे कविता गाते हुए पढ़ा या कहीं भी देखा, उसके आंखों में आंसू आ गए मेरी पीड़ा को, मेरे जीवन को समझते हुए, मेरे काव्य को पढ़ते हुए। तो ये पंक्ति भी जायसी की है, आपको यहाँ से इस बात को भी ध्यान रखना है। तो ऐसी पंक्तियां हमने यहाँ पे सेलेक्ट की हुई हैं जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आपको पहचाननी चाहिए। ये सारी चीजें कभी भी ये आ सकता है, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ हम सभी जानते हैं, पद्मावत है। इसका जो रचना वर्ष है वो 1540 है। ठीक है। शुक्ल जी ने लिखा कि पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। यह उस परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। कल भी हम लोग बात कर रहे थे कबीर के विषय में। कबीर का जो निर्गुण पंथ था, जो ज्ञान मार्गी उनका संप्रदाय था, उसके उलट जो निर्गुण पंथ में ही प्रेमाख्यानक काव्य रचने वाले लोग थे, जैसे जायसी, कुतबन, ये सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने प्रेम गाथा की परंपरा को प्रौढ़ता तक, मैच्योरिटी के लेवल तक उन्होंने उसको पहुंचाया। और उस परंपरा में सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ अगर कोई है तो पद्मावत है। ठीक है। ये शुक्ल जी लिख रहे हैं। शुक्ल जी ने जायसी के विषय में बहुत सारी बातें लिखी हैं जो कई बार परीक्षाओं में दोहराई जाती हैं। हमें उत्तर लेखन में भी उनके कहे हुए कई सारे कथन बहुत काम आते हैं। तो ध्यान रखना है कि आचार्य शुक्ल ने बताया कि पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां अधिकतर फारसी अक्षरों में मिलती हैं। तो कभी भी पूछेगा किन मूल प्रति किन अक्षरों में मिलती है, तो हमें ध्यान रखना है फारसी अक्षरों में मिलती है मूल प्रतियां। ठीक है। पद्मावत में जायसी ने बादशाह शेर शाह की प्रशंसा की है, और प्रशंसा करते हुए उन्होंने लिखा कि शेर शाह दिल्ली सुल्तानू, चारों खंड तपय जस भानु। ये वही शेर शाह है जिन्होंने उनका मजाक उड़ाया, उनके भद्देपन का, उनके कुरूप होने का, उनके एक आंख के होने का उन्होंने मजाक उड़ाया। लेकिन पद्मावत में जायसी ने शेरशाह की प्रशंसा की हुई है कि शेरशाह दिल्ली सुल्तानू, चारों खंड तपय जस भानु। ऐसा चारों खंड उसके नाम से तपता है जैसे सूर्य का प्रकाश हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जायसी के विषय में लिखते हैं कि हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। दरअसल उस दौर में ये कहा जा रहा था कि अमीर खुसरो ने अपने काव्य से, अपने तमाम गीतों के माध्यम से, गजलों के माध्यम से, उन्होंने जो एक अजनबीपन था हिंदू मुसलमान के प्रति एक दूसरे के मन में, उसको मिटाया। एक परंपरा उन्होंने वहां से चलाई। लेकिन अलाउद्दीन जब शासक के रूप में आता है, सुल्तान बनता है, तो उसने बहुत अत्याचार किए, बहुत उत्पीड़न किया वहां की सामान्य जनता का। तो ये इस कट्टरता के कारण हिंदू और मुस्लिम जनता में बहुत भेद हो चुका था। उस भेद को दूर करने में कबीर की वाणियों ने तो प्रयास किया ही। कबीर ने पाखंड को दूर किया, मानवता को बढ़ावा देने के लिए मनुष्य मनुष्य के बीच के तमाम जाति धर्म आडंबर के बंधनों को दूर करने की बात की।
लेकिन कबीर की वाणियां, शुक्ल जी लिख रहे हैं कि ऐसी अटपटी होती थी, कभी कभी चिढ़ाने वाली होती थी कि लोगों के मन नहीं मिल रहे थे। लेकिन यही बात जब वो जायसी का मूल्यांकन करते हैं, तब शुक्ल जी कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। तो ये पंक्ति कभी भी परीक्षा में दे करके पूछी जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किस कवि के विषय में ये बात कही है, तो जायसी के विषय में कही है, ये हमें ध्यान रखना है। आगे वे इस बात को और स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी द्वारा पूरी हुई। वो ये कह रहे थे कि परोक्ष सत्ता की एकता यानी ईश्वर एक है, इस तरह की भावना को बताने के लिए कबीर ने बहुत प्रयास किया, और वो हुआ भी, लोगों ने माना, स्वीकार किया। लेकिन प्रत्यक्ष जीवन में जो मनुष्य के अलग अलग समुदायों के बीच में एकता की भावना की कमी हो रही थी, उसे पूरी करने की जो आवश्यकता थी, वो जायसी के द्वारा ही पूरी हुई है। ठीक है, ये पंक्तियां आपको ध्यान रखनी है कि शुक्ल जी ने जायसी के विषय में कही हुई है। अब यहाँ से कुछ उनकी रचनाओं के विषय में भी हम देख लेते हैं संक्षिप्त में। अखरावट उनकी रचना है। वर्णमाला के एक एक अक्षर के नाम से सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां। ठीक है। अखरावट, अखरावट का मतलब है अक्षरावट। अक्षरावट का मतलब वर्णमाला के एक एक अक्षर के नाम से, जैसे क के नाम से कोई सिद्धांत, ख से कोई सिद्धांत, तो इस तरह वर्णमाला के एक एक अक्षर के नाम से सिद्धांत संबंधी तत्व हैं अखरावट में। तो वस्तुनिष्ठ हम जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, साप्ताहिक जब भी हमारे पास समय होगा, हम ये इन रचनाओं को जो हम अध्ययन कर रहे हैं, इस पे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते वक्त हम इन सारे प्रश्नों को यहाँ से उठाएंगे, और आप सभी को उस पर ध्यान देना होगा कि जायसी की किस रचना में सिद्धांत संबंधी तत्व पाए जाते हैं, तो अखरावट में पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरी उनकी रचना है आखिरी कलाम, जिसकी हमने बात की 1528 में। इसमें कयामत का वर्णन है, बादशाह बाबर की प्रशंसा है। तो बादशाह बाबर की प्रशंसा उनकी किस रचना में मिलती है? आखिरी कलाम में। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना है। पद्मावत के विषय में हम सभी जानते हैं, 1540 इसका प्रकाशन वर्ष या इस रचना का वर्ष है। इसमें है क्या? इसका जो मुख्य पात्र रतन सेन और पद्मावती की प्रेम कथा है। शुक्ल जी के अनुसार इसमें कल्पना और इतिहास का योग है। रचनाओं के अलावा जायसी के अन्य ग्रंथ, ये जो रचनाएं हम ऊपर देख रहे हैं, इसके अलावा चित्ररेखा, कहरानामा और मसलानामा, तीन अन्य, अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत के अलावा चित्ररेखा, कहरानामा और मसलानामा, 6 रचनाओं के नाम आपको जायसी के ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है। और इसमें पद्मावत में जो शुक्ल जी ने ये कहा है, ये भी देखिए, कहीं भी कभी हम होता है अध्ययन कर लेते हैं लेकिन कुछ पॉइंट्स को छोड़ देते हैं, स्किप हो जाता है, कि पद्मावत इतिहास और कल्पना का योग है। ये बात ध्यान रखना है। जायसी की कौन सी रचना इतिहास और कल्पना का योग है? तो पद्मावत है। ध्यान रखेंगे इसे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली का संपादन 1924 में किया है। ध्यान रखेंगे, 1924 इसका प्रकाशन वर्ष है। जायसी ग्रंथावली पे उन्होंने कई सारी टिप्पणियां लिखी हैं, बहुत बड़ी भूमिका लिखी हुई है जायसी ग्रंथावली पे, जिसे आप, यदि आप अध्यापक हैं, कहीं पढ़ा रहे हैं, अगर जायसी के पद लगे हुए हैं, तो आप जायसी को अगर समझाना चाहते हैं, तो शुक्ल जी ने जो भूमिका लिखी हुई है जायसी ग्रंथावली की, वो पढ़ने लायक है। वो पढ़ के आप बेहतर ढंग से समझा सकते हैं। 1924 इसका प्रकाशन वर्ष है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं कि उस दौर में शाक्त मत बहुत प्रचलन में था, जिसमें पशु हिंसा, मंत्र यंत्र, यक्षिणी आदि की पूजा वेद विरुद्ध समझी जाने लगी थी। तो हुआ क्या कि बहुत सारी कट्टरताओं के बीच में, हिंदू और मुसलमान के बीच में, एक साधु मत, जिसमें साधुता हो, ऐसे मत की आवश्यकता लगातार बनी हुई थी, जिसे जायसी और प्रेमाख्यानक परंपरा के सभी कवियों ने उस आवश्यकता को पूरा किया। और जायसी के विषय में शुक्ल जी लिख रहे हैं कि ऐसे भावुक मुसलमान प्रेम की पीर की कहानियां लेकर साहित्य क्षेत्र में उतरे, जो फकीर थे, जो संत हृदय थे, जिनके हृदय में भावुकता थी, उन लोगों ने लोक की कहानियां लेके प्रेम की पीर, प्रेम की वेदना को मनुष्य के हृदय में जगाया। और प्रेम की वेदना, जहां तक प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाएगा, तो कट्टरता की
जो भावना होती है वो अपने आप कम होने लगती है। ऐसा प्रयास उस दौर के कवियों ने, संतों ने किया। और ये कहा कि प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में क्या था। शुक्ल जी लिख रहे हैं कि कहानियां हिंदुओं के ही घर की थी, कहीं फारस से या तुर्किस्तान से आई हुई कहानियां नहीं थी। इन सूफी फकीरों ने, संतों ने हिंदुओं के ही घर में प्रचलित कहानियों को अपनी कथा का आधार बनाया। इनकी मधुरता और कोमलता का अनुभव करके कवियों ने दिखला दिया कि एक ही गुप्त तार मनुष्य मात्र के हृदयों से होता हुआ गया है, जिसे छूते ही सारे बाहरी रूप रंग के भेदों की ओर ध्यान हटाकर एकत्व का अनुभव होने लगता है। करें कि एक गुप्त तार सभी मनुष्यों के हृदय से घूम करके आया है। जैसे माता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम, वो किसी भी धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, किसी भी तरीके से होगा, वो भाव वही होगा जो माँ का होता है। या किसी संतान का, किसी बच्चे का अपनी माता के प्रति जो भाव है, वो सारे भेदभावों को दूर करके एक ही भाव गुप्त तार के रूप में सब में एक जैसा ही है। उसी तार को छू करके, उसे झंझना करके ही महसूस कराया सूफी संतों ने कि सारे मनुष्य एक हैं, सारे भेदों को दूर कर दिया। ठीक है। तो ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा आचार्य शुक्ल जी के कहे हुए। अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ बातें और हैं जो जायसी के विषय में परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। जैसे ये सभी प्रेम कहानियां, कौन सी प्रेम कहानियां, जो प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में प्रचलित थी, ये किस भाषा में लिखी जा रही थी। ध्यान रखेंगे, पूर्वी हिंदी में, यानी अवधी भाषा में। अधिकांश अवधी भाषा में लिखी गई है। ये बात हमें यहाँ से नोट करनी है। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की सभी प्रेम कहानियां पूर्वी हिंदी या अवधी भाषा में एक नियत क्रम के साथ, नियत क्रम कौन सा है, चौपाई और दोहा, यानी चौपाई आएगी, उसके बाद दोहे से धत्ता दिया जाएगा। 7 चौपाइयां और एक दोहा, एक नियत क्रम था, उसी रूप में ये प्रेम कहानियां लिखी गई हैं। आप इसे चाहें तो इस क्रम को नोट कर सकते हैं कि चौपाई दोहे के क्रम में लिखी गई हैं ये सारी प्रेम कहानियां। जायसी ने 7 चौपाइयों, जिन्हें अर्धालियां कहा जाता है, 7 चौपाइयों के बाद एक एक दोहे का क्रम रखा है। यानी 7 चौपाइयां और उसके बाद सेट क्या बनाया गया है, एक दोहा, फिर 7 चौपाइयां, फिर एक दोहा। इस तरह के क्रम से उस दौर के सभी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवियों ने इस तरह काव्य रचा है। अच्छा, ये परंपरा चली कहाँ से, इसके विषय में भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि वस्तुतः चौपाइयों के बीच बीच में दोहा जैसे 2 पंक्तियों के छंद का धत्ता देकर, अब हमें ध्यान रखना, अभी हम बताएंगे वहां पे भी, एक विजुअल जब दिखाएंगे इनके लिखे हुए का, वहां पे भी दिखाएंगे धत्ता का मतलब क्या है। यानी 7 चौपाइयां क्रम से आ रही हैं और 7 चौपाइयों के बाद उसका समापन हो रहा है दोहे से, तो वो दोहा जो बीच में आएगा वो धत्ता कहलाता है। तो बीच बीच में दोहा जैसे पंक्तियों के छंद का धत्ता देकर प्रबंध लिखने की परंपरा का सूत्रपात अपभ्रंश के प्रथम प्रबंधकार स्वयंभू द्वारा हुआ। ये बात कह कौन रहा है, नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है कि इस तरह की जो परंपरा जो जायसी ने अपनाई, जो जायसी के बाद तुलसीदास जी ने अपनाई, वो परंपरा चली कहां से थी, अपभ्रंश के एक प्रबंधकार हैं स्वयंभू, उनके द्वारा ये परंपरा चलाई गई और जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। फिर देखते हैं कि तुलसीदास जी ने इसे कैसे अपनाया है। तो शुक्ल जी लिख रहे हैं कि जायसी के पीछे, अब ध्यान दीजिएगा भाषा में, शुक्ल जी क्या करते हैं कि उनकी आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो बाद के लिए उन्होंने हमेशा पीछे शब्द इस्तेमाल किया हुआ है कि जायसी के पीछे, यानी जायसी के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में यही दोहे चौपाई का क्रम ग्रहण किया। वहां चौपाई और दोहा का क्रम था, 7 चौपाइयों के बाद दोहा, यहाँ 7 दोहों के बाद एक चौपाई रामचरितमानस में मिलेगी। तो तुलसीदास जी ने उस क्रम को उलट दिया, लेकिन पद्धति वही थी कि 7 दोहे के बाद एक चौपाई का धत्ता दिया जाएगा। तो इसे हमें ध्यान रखना है, बहुत बारीक अंतर है, लेकिन आपको एक जगह इसको नोट डाउन कर लेना चाहिए जिससे कि इजिली आप पहचान सकें। ठीक है। शुक्ल जी ने जो लिखा है, थोड़ा सा चौपाई और बरवे के विषय में ये भी हमें ध्यान रखना है कि लिखा कि चौपाई और बरवे मानो अवधी भाषा के अपने छंद हैं। इनमें अवधी भाषा जिस सौष्ठव के साथ ढली है, उस सौष्ठव के साथ ब्रजभाषा नहीं। करें कि बरवे और चौपाई ये दोनों अवधि में पूरे मेच्योरिटी लेवल, सौष्ठव परिपक्वता के साथ आए हैं। ऐसा लगता है कि ये दोनों जो छंद हैं
ये अवधी भाषा के अपने छंद हैं। तो कई बार ऐसे भी पूछा गया है, बरवे किस भाषा का प्रिय छंद है? अवधी भाषा का, अवधी बोली का। चौपाई भी बहुत प्रिय है अवधी के लिए, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बातें थी यहाँ पे हम लोग देख रहे थे। और एक बात और तुलनात्मक रूप में कबीर और जायसी के विषय में शुक्ल जी ने लिखी कि यद्यपि कबीर दास की और उनकी प्रवृत्ति में बहुत भेद था, कबीर और जायसी, कबीर विधि के विरोधी थे और वे विधि पर आस्था रखने वाले थे। कबीर विधि विधान के विरोधी थे, शास्त्रों के विरोधी थे, और जायसी विधि पर आस्था रखने वाले थे। कबीर लोक व्यवस्था का तिरस्कार करने वाले थे और जायसी उसका सम्मान करने वाले थे, पर कबीर को भी बड़ा साधक मानते थे। तो ये बातें शुक्ल जी ने लिखी। यदि आपने शुक्ल जी की पुस्तक को नहीं पढ़ा है या इतना समय नहीं होता है कि हम उस पुस्तक को पढ़ पाए, तो इन सारे तथ्यों से आप शुक्ल जी के विचार जायसी के विषय में समझ पाएंगे। तो यहाँ से हम एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं कि पद्मावत 1540 में, कुल 57 खंड हैं इसमें। जायसी का प्रिय अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा। अब इनके जो पद्मावत में पात्र हैं उनके विषय में थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि रतन सेन मन का प्रतीक है, पद्मावती बुद्धि का प्रतीक है, सिंघल द्वीप हृदय का प्रतीक है जहां पे पद्मावती है, सुवा या हीरामन तोता ये गुरु का प्रतीक है, नागमती सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है, राघव चेतन शैतान का प्रतीक है, और अलाउद्दीन माया का। ठीक है, ये तथ्य भी बहुत जरूरी है। कई बार बहुत छोटा प्रश्न इस रूप में बना दिया जाता है कि निम्न में से कौन सा मन का प्रतीक है। तो हमें इनको तो थोड़ा सा रट लेना चाहिए, अच्छे से समझ के रट लेना चाहिए, ताकि चीजें हमारी एकदम सही हो सके। अब यहाँ पे हम जब अब टेक्स्ट पे जाने वाले हैं, तो टेक्स्ट पे जब हम जाएंगे तो यहाँ से हमें ध्यान रखना है नखशिख वर्णन और नागमती वियोग खंड, इन दोनों को पढ़ना है। तो 57 खंड हैं जिनमें से हमें नखशिख वर्णन जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि ये नखशिख वर्णन की परंपरा शुरुआत कहाँ से हुई है। हिंदी साहित्य के इतिहास में इसका भी उल्लेख है। तो नखशिख वर्णन श्रृंगार परंपरा का आरंभ राउर वेल से माना जाता है। ये नगेंद्र जी की पुस्तक में है, ये तथ्य एकदम सही है, इसे तैयार कर लें कि नखशिख वर्णन की परंपरा का आरंभ कहाँ से होता है? राउरवेल से होता है। और राउरवेल के रचनाकार कौन है? रोडा कवि। इनका समय 11वीं शताब्दी है और ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। इतनी बातें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको चीजें जो तथ्यात्मक रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास में कही गई हैं वो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम यहाँ से थोड़ा सा वो हिस्सा देखेंगे जो कि टेक्स्ट से संबंधित है। तो आप देखेंगे अगर आपके पास रचना होगी या रचनावली कहीं से आपको मिल जाए नक्शिक खंड के विषय में, तो आपको देखने को मिलेगा कि पद्मावती इतनी सुंदर है, उसका सौंदर्य इतना अप्रतिम है, अद्वितीय है कि उसके जैसा कोई है ही नहीं, दूसरा कोई सौंदर्य है ही नहीं। तो नख और शिख, यानी छोटे से छोटे जो उसके अंग हैं वहां से भी, नख से शुरू करके शिख तक की सारी चीजों का, पैर का नख वहां से शिख बालों तक का पूरा वर्णन दिखाई पड़ेगा कि वो इतनी सुंदर थी। तो बहुत महत्वपूर्ण ये खंड नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसके महत्वपूर्ण जितने भी पद हैं उसे देखेंगे, उसकी चौपाइयों को देखेंगे। उसके बाद हम जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है नागमती का वियोग खंड। उसके विषय में बहुत जरूरी है हमें देखना, क्योंकि वहां की पंक्तियां भी पूछी जाती हैं। तो जैसे हम देखें नक्शिक खंड शुरू कहाँ से होता है? शुरू हो रहा है कि का सिंगार ओही बरनो राजा, ओहिक सिंगार ओही पे छाजा। यानी उसके श्रृंगार का क्या वर्णन करूं? अब ये वर्णन कौन कर रहा है? दरअसल सुआ, एक जो हीरामन सुआ है, वो सिंगल द्वीप में रहता है। उसने पद्मावती के सौंदर्य को देखा हुआ है और वो वहां से एक पूरी कथा है। कथा यहाँ पे अगर हम पूरा बताने लगेंगे तो ज्यादा समय हो जाएगा। आप लोग शुक्ल जी की पुस्तक में 1 से 1.5 पेज में वो कथा है पद्मावत की, संक्षेप में उसे एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा भी है, आपको समझ में भी आ जाएगा। तो सुआ जो है वो सिंघल द्वीप से बाहर निकलता है और चित्तौड़गढ़ की ओर निकलता है जहाँ पे रतन सेन है, वहां जाता है और वहां बताता है पद्मावती के सौंदर्य के विषय में। जब पद्मावती के सौंदर्य के विषय में रानी की सहेलियों से और नागमती से बताता है, तो उसको लगता है कि कहीं अगर ये इसने राजा से बता दिया तो वो उससे विवाह करने के लिए उसके प्रेम में पड़ जाएंगे, तो उसको, उस सुए को कैद कर लेती है नागमती।
लेकिन बाद में जब राजा को रतन सेन को पता चलता है तो सुबे को छुड़वाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या बात है, तो वो बताता है कि एक ऐसी रानी है जो दुनिया में सबसे खूबसूरत है। तो रतन सेन पूछता है क्या हमारी मेरी रानी से भी ज्यादा खूबसूरत है? तब वो नखशिख वर्णन करता है पूरा पद्मावती का कि उसके बाल कैसे हैं, उसके मस्तक कैसे हैं, उसकी आंखें कैसी हैं, उसकी मांग कैसी लगती है देखने में। सारी चीजें यहाँ पे आप देखेंगे तो वही सारी चीजें सौंदर्य के रूप में कि का श्रृंगार वही वर्णो राजा। ही राजा, हे राजन, उसके श्रृंगार का मैं क्या वर्णन करूं? ओहिक श्रृंगार ओही पे छाजा। उसका जो सौंदर्य है, उसका जो श्रृंगार है, वो उसी पर शोभा देता है, अन्यत्र कहीं नहीं। और अन्यत्र वो कहीं देखने को मिलेगा भी नहीं, वैसा सौंदर्य है उसका। प्रथम शीस कस्तूरी केसा, बलि बासुकी काक और नरेसा। यानी उसका जो उसके जो केश है वहां से कस्तूरी सी गंध आती है, उसकी जो महक है जब वो बाल खोलती है। देखिए इसमें है कि बेनी छोरी छार के, बेनी छोरी झार जो बारा। जब वो अपनी बालों के गुच्छों को छोड़ती है, छोड़ करके जब उसमें कंघी करती है, तो वहां से जो मलय बास, जो सुगंध है कस्तूरी की, वो चारों तरफ फैलती है। ऐसा लगता है कि उसने अपने, वो उसके बाल न हो करके सर्पों की पूरी माला है। वो बासुकी, बलि बासुकी, उसके पूरे बाल ऐसा लगता है कि बासुकी सर्प की तरह उस पर लिपटे हुए हैं। ठीक है। भौर केस वह मालती रानी, उसके जो केस हैं वो भौरे की तरह हैं, और वो उसका जो चेहरा है वो मालती पुष्प की तरह है, जो भौरे उस पर के आकर के चिपके हुए हैं। यानी पूरे बाल उसके ऐसे लगते हैं कि भौरे हैं या बादलों की तरह हैं, जो उसे उसके चंद्रमा के जैसे मुख को घेरे हुए हैं। ठीक है। जो जरूरी चीजें वो ये है कि अब देखिए, बेनी छोरी झारी जय बारा, सरग पतार हो अगियारा। जैसे ही वो अपने बाल के गुच्छे छोड़ करके उसे उसमें कंघी करती है, उसे सुलझाती है, तो स्वर्ग और स्वर्ग से लेके पाताल तक अंधेरा हो जाता है, इतने घने हैं उसके बाल। तो ये देखिए, ये सौंदर्य का वर्णन जो है वो तोता रतन सेन से कर रहा है। कुंवर कुटिल केस नग कारे, उसके जो बाल हैं, जो केश हैं, वो कोमल हैं, कुटिल हैं, बंकिम हैं, लटे हैं उसमें। लहरहीं भरे भुवंग बैसारे, और ऐसा लगता है कि लहर जैसा उठ रहा है। ठीक है। बेधे जनो मलय गिरिबासा, ऐसा लगता है कि मलय गिर की सुगंधी उठ रही है चारों तरफ। सोस चढ़े लोटही चौपासा, तो ऐसा लगता है कि ये सर्प जो उसके बाल, जो सर्प रूपी बाल हैं, वो उसको घेरे हुए हैं। ऐसा लगता है उसकी पूरी सुगंधी को लपेट लेना चाहते हैं, उसी से मादक होकर के उसे पूरा लपेटे हुए हैं। ठीक है। घुंघरू बार अलकय विष भरी, सकरय प्रेम चहेंगी ऊपरी। तो घुंघरू बार, घुंघराले उसके बाल, और सर्पों की तरह हैं, ऐसा लगता है कि पूरे विश्व की मादकता से भरे हुए हैं। तो पूरा का पूरा इसी तरीके का वर्णन है बालों का। अब जैसे ये यहाँ पे देखेंगे, बरनों मांग शीस उपराही, सेंदूर अभय चढ़ा जिनाई। अब ये भी बताता है कि बरनों मांग शीस उपराही, उसकी जो मांग है, जो शीश के ऊपर वाले हिस्से से दिखाई पड़ रहा है, वहां से एक संकेत करता है कि सेंदूर अबही चढ़ा जी नाही, अभी उसके मांग में सिंदूर नहीं पड़ा है, अभी वो विवाहित नहीं हुई है। तो ये भी एक संकेत करता है ताकि राजा और आकृष्ट हो उसके विषय, क्योंकि पद्मावती के योग्य वर कहीं मिल ही नहीं रहा है गंधर्व सेन को, जो पद्मावती के पिता है। तो ऐसा वर्णन करके वो सुआ भी चाहता है कि रतन सेन जाए और उससे विवाह करें। तो ये संकेत वो करता है। बिन सेंदूर अस जानहु दिया, उजियर पंथ रैन मह किया। बिन सेंदूर, सेंदूर नहीं लगा है, तो यहाँ की जो खाली हिस्सा है बालों के बीच से, ऐसा लगता है कि कोई दिया प्रकाशित हो रहा है। उजियर पंथ रैन मह किया, तो काले बालों के बीच में उसकी जो खाली मांग है, वो ऐसा लगता है कि एक उजियर, एक उजाला रास्ता बना हो, एक पंथ पूरा का पूरा दिखाई पड़ रहा है। कंचन रेख कसौटी कसी, कई सारी उपमाएं दे रहा है उसकी मांग की। कि कंचन रेख, ऐसा लगता है कि कालिमा की कसौटी पर किसी ने कंचन का टीका दे दिया हो, सोने का टीका दिया हो, इस तरह से उसकी मांग लग रही है। जनु घन मह दामिनी परगसी, और ऐसा लगता है कि एक, प्लीज आप लोग माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए, क्योंकि माइक ऑन रहने पे दिक्कत
हेलो। ठीक है। आप लोग थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम लोग देख रहे थे कि कंचन रेख कसौटी कसी, कंचन रेख कसौटी कसी, जनु घन मह दामिनी बरगसी। तो ऐसा लगता है कि तीन चार बातें कह रहे हैं। एक तो ऐसा लग रहा है कि खाली जो मांग है उसकी, वो कोई रास्ता बन रहा हो, इतना चमचमाता हुआ है उसका उसका माथा, उसकी मांग है। दूसरा एक यहाँ पे कह रहे हैं कि कंचन रेख कसौटी कसी, काले काली कसौटी पे सोने की परख जैसे की जाती है, वैसे ही ऐसा लग रहा है कि वो मांग दिखाई पड़ रही है। तीसरा यहाँ पे कह रहे हैं कि जनु घन मह दामिनी परगसी, ऐसा लगता है काले बादलों के बीच में कोई दामिनी बिजली की कड़क दिखाई पड़ती है, उस तरह से उसकी खाली मांग दिखाई पड़ रही है, ऐसी उसकी शोभा है। सूरज किरण जनु गगन बिसेखी, जमुना माह सुरसती देखी। बालू, अब देखिए सातों चौपाइयां केवल मांग और बालू का ही वर्णन उसमें दिखाई पड़ेगा। कि सूरज किरण जनु गगन बिसेखी, ऐसे ऐसी उसकी मांग लगती है जैसे पूरे आकाश में सूरज की किरणें बिखरी हुई हो, ऐसा भी प्रतीत होता है। और कैसा प्रतीत होता है? जमुना माह सुरसती देखी, जमुना नदी का रंग कहा जाता है कि श्यामल काला होता है, उसके बीच में जब सरस्वती नदी प्रवेश कर रही हो तो रंग उसका बदल जाता है, उस तरह से उसकी मांग लग रही है बालों के बीच से। तो कई सारे उपमान दे रहे हैं लगातार उसकी सौंदर्य का वर्णन करने के लिए। और क्या है? खाड़य धार रुधिर जनु भरा, ऐसा लगता है कि किसी तलवार की धार पे कोई रक्त रक्त लगा हुआ हो, रक्त की बूंदें लगी हुई। करवत ले बेनी पर धरा। तो ये सारी बातें यहाँ पे लगातार वो उनके मांग के वर्णन में उसके मस्तक की जो शोभा है उसको कह रही है। अब यहाँ पे एक जो महत्वपूर्ण चीज है वो हम यहाँ पे देखेंगे, हमें याद भी रखना है इसको। इसके विषय में शुक्ल जी ने विशेष रूप से टिप्पणी लिखी हुई है। लिखा कि करवत तपा ले होई चूरू, मकुसो रुहिर दे सिंदूरू। करवत तपा, अब देखिए करवत की विषय में शुक्ल जी लिख रहे हैं करवत ले। करवत क्या है? कि पहले मोक्ष के लिए कुछ लोग त्रिवेणी संगम पर अपना शरीर आरे से चिरवाते थे। यानी उनको लगता था कि मरने के बाद मोक्ष कैसे मिलेगा ये तो नहीं पता, तो हम संगम के तट पे जाकर के, आरओ का इंतजाम होता था जैसे आजकल नाव या अलग अलग तरह की दुकानें लगी हुई हैं, उस तरह से आरे की व्यवस्था होती थी, और अपने शरीर को चिरवा लेते थे। और चिरवा करके उनको ये लगता था कि वहां से उनकी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो त्रिवेणी संगम पर अपना शरीर आरे से चिरवाते थे, इसी को करवत लेना कहते थे। तो कभी भी ये पंक्ति दे करके जायसी का पूछ ले कि करवत से क्या आशय है। करवत से आशय है आरे से चिरवा करके मोक्ष की प्राप्ति पाने की एक पद्धति, जो कि काशी करवत कहते हैं, जिसे काशी करवत कहते हैं। संगम के तट पर, काशी के तट पर ऐसी व्यवस्था उस दौर में होती थी। ठीक है। करवत तपा हुई, तो ये बातें भी वहां पे हो रही कि ऐसा लग रहा है कि आरे से कोई चीरा जा रहा है। तो उसकी मांग का कई तरह से वर्णन उन्होंने किया है। करवत का एक अर्थ होता है करपत्र या आरा, जिससे चीरा जाता था। तो हम परीक्षाओं में इसी रूप में पूछा जाएगा जब भी कि इस शब्द का क्या अर्थ है, ज्यादातर यही पूछा जाएगा, इसलिए इस रूप में तैयार रहिएगा। जैसे कल हमने बात की कि पूछा कि उसमें कबीर की एक पद में पूछा हुआ था, अ, ध्यान नहीं आ रहा, मैंने एक चीज बताई हुई थी, शायद आप लोगों को ध्यान हो। तो ऐसे शब्दों को पूछ लिया जाता है। ठीक है। जैसे सुनहा कांच मंदिर में आपुन भूख मरो, सुनहा का अर्थ क्या है? हिरण है कि खरगोश है कि क्या है? तो ऐसे ही कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पद हैं जिनके शब्द महत्वपूर्ण है, जिनका कुछ विशेष अर्थ होता होगा वो। ठीक है। तो ये बात है। आगे लिख रहे हैं कि कहो लीलार द्विज के ज्योति, उसका लीलार जो मस्तक है, द्विज के द्वितीया के चंद्रमा की तरह उसका जो माथा है, लीलार है वो पद्मावती का है। द्विज ही ज्योति कहाँ जग होती, और द्वितीया के चांद की तरह सौंदर्य कहाँ होता है इस संसार में, वैसे ही पद्मावती का ललाट दिखाई पड़ता है। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि पद्मावती के मस्तक, ललाट की तुलना किससे की है? द्वितीया के चांद से। द्विज, द्वितीया के चांद से। ठीक है। तो ये यहाँ पे ये बात महत्वपूर्ण थी, थोड़ा सा इसे हम देख ले रहे हैं।
तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण हमें देखेंगे नागमती का वियोग खंड है। तो हम लोग नागमती का वियोग खंड ही बेहतर ढंग से देखेंगे। इसमें पूरा वही है कि बाल खोल रही है तो ऐसा लग रहा है कि आकाश में अंधकार छा गया है, या फिर सर्पों का पूरा झुंड उसके बालों में लगा हुआ है, इतनी खूबसूरत है, और चेहरा चंद्रमा से भी ज्यादा, इस तरह की। और उसके जो नेत्रों के बाण हैं उससे ऐसा कोई नहीं है जो इस संसार में न मारा गया हो। उन बानन असपो जो न मरा, बेधि रहा सगरो संसारा। तो ये बात है। तो हम थोड़ा सा ध्यान देंगे उस हिस्से पे जो परीक्षाओं की दृष्टि से हमारे महत्वपूर्ण है। हम उस पर डिस्कस करना ज़्यादा बेहतर समझेंगे, और आप लोग भी समझ पा रहे होंगे क्योंकि नागमती वियोगखंड बहुत चर्चित है। परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न इसी से बने हैं। तो यहाँ देखते हैं कि नागमती की इस पूरी कथा, यहाँ पे हम जो देखेंगे कि ये पूरी कथा कहाँ से शुरू हो रही है। ये कथा शुरू हो रही है जब नागमती का पति रतन सेन पद्मावती के प्रेम में विवल होकर चित्तौड़ से सिंघल द्वीप चले जाते हैं। ये तोता आता है सुवामन, हीरामन जो सुआ होता है वो पूरी कथा पूरा सौंदर्य बताता है, और वहां से पद्मावती के प्रेम में विवल होकर के चित्तौड़ से सिंघल द्वीप उड़ीसा चले जाते हैं। और जा करके वहां पे देख रहे हैं कि उससे मिलना दुभर हो रहा है। तो पूरा 1 वर्ष, यहाँ से आपको ध्यान रखना है, पूरा 1 वर्ष रतन सेन वहां रहता है तपस्वी की तरह सिंघल द्वीप में। इस दौरान नागमती का वियोग 12 मासा में कैसे बढ़ता जाता है वह इस खंड में दिखाई पड़ता है। तो जो इसका वियोग खंड है, वियोग खंड इसी पे है कि राजा तो प्रेम में विवल होकर पद्मावती के पास चला गया और 1 वर्ष रुक गया, तपस्वी हो गया, घर बार भूल गया। तो 12 महीने पहले, अभी हम 3-4 ऋतुओं के नाम ही जानते हैं कि बसंत, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। ये इन किन्हीं किन्हीं खास ऋतुओं के विषय में भी हम जानते हैं, जिनमें से भी वर्षा ऋतु अब विलुप्त हो रही है, बहुत कम समय उसका रह गया है। बसंत भी आप देखेंगे तो हम आप अब नहीं पहचान पाते हैं कि बसंत ऋतु उसका आगमन कब हुआ। बसंत पंचमी से उसका आगमन हो चुका है, वृक्षों में फूल लग रहे हैं कई सारे, आम में मंजरी आ रही है, यहाँ से बसंत शुरू होता है। लेकिन जायसी जिस दौर में 1540 में इस पद्मावत की रचना कर रहे हैं, तब 12 मासा 12 महीनों का फर्क समझ में आता था। तो 12 महीनों को परिचय, कुल मिला के आप और हम जब इसका अध्ययन करेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि हमारे यहाँ इतनी डाइवर्सिटी थी मौसम में, इतने अलग अलग नेचर के मौसम थे कि उनको पहचानना उनका एक अपना एक अलग महत्व था। तो यहाँ 12 मासा से हम आप परिचित हो सकेंगे कि क्या क्या हर एक महीने का अर्थ था, उसकी क्या विशेषताएं थी, वो हमें ध्यान रखना है। तो इस नागमती वियोग खंड में 12 मासा पद्धति का प्रयोग किया गया है। प्रत्येक ऋतु में नागमती की वियोग दशा का रूप बदलता और बढ़ता जाता। अब कैसे है वो हम देखते हैं। सबसे पहले आप सभी जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हम आप हैं, हम लोग जानते हैं कि मौसमों को हमारे यहाँ कैसे काउंट किया जाता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये तो एक वैश्विक पद्धति है, लेकिन हमारी जो लोकल, जो हमारी पद्धति है वो ये है कि आषाढ़, आषाढ़, सावन, भादों, क्रम भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वार या कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, पूस की रात कहानी आप सभी जानते हैं। जनवरी में माघ, माघ से पहले जो दिसंबर वाला हिस्सा था, दिसंबर का अंतिम हिस्सा वो पूस है। फिर जनवरी में माघ 14-15 तारीख से लग जाता है। फाल्गुन अब जो लग चुका है। फाल्गुन के बाद चैत, चैत के बाद बैसाख, बैसाख के बाद जेठ, और जेठ के बाद फिर आषाढ़ शुरू हो जाएगा। तो ये क्रम था हमारे यहाँ मौसमों का। तो हमें इसे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, और इसी के अनुसार देखते हैं कि जायसी ने क्या क्या लिखा है। जैसे अगर आषाढ़ का परिचय देखें तो आषाढ़ के विषय में वो क्या लिख रहे हैं। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, आषाढ़ लग चुका है और आसमान में घन माने बादल जो हैं, आसमान में बादल बाजा की तरह गरज रहा है। ऐसा लगता है कि कई सारे नगाड़े बज रहे हैं। तो आषाढ़ का महीना जब ये जुलाई से लग जाता है तो आप सभी देख रहे होंगे कि खूब कड़क कड़क के बादल गरजते रहते हैं। तो चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, तो ये प्रश्न बनता है कि पद्मावत में जो 12 मासा है उसकी शुरुआत किस महीने से होती है, किस नक्षत्र से होती है। तो ध्यान रखेंगे आषाढ़ से। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, अभी हम इसके विषय में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है इन महीनों में। अभी एक परिचयात्मक रूप में यहाँ पे देखते हैं। जैसे सावन, सावन की विशेषता क्या है, हम सभी जान रहे हैं खूब बारिश होती है। वही बात देखिए जैसी क्या लिख रहे हैं
कि सावन बरस मेह अति पानी, भरन परी हो बिरह जुरानी। सावन बरस मेह अति पानी, सावन में मेघ से अति पानी, इतना अधिक पानी गिरता है, इतना ज्यादा पानी बरसता है कि भरनी परी, भरनी परी से तात्पर्य यह है कि खेतों में पानी की भराई होती है, जो धान की बुआई होती है। तो कृषक जो होते हैं उनके लिए सबसे कीमती समय होता है सावन। तो उसमें क्या करते हैं, अपने खेतों की मेड़बंदी करके उसमें पानी भरते हैं। लेकिन नागमती क्या हो रही है, नागमती हो बिरह जुरानी, दुनिया में खेतों में पानी भरा जा रहा है सावन, लेकिन वो बिरह में झुरा रही है, सूख रही है। इस तरह के भाव उसके सावन में है। ये सारे हम डिटेल में भी आगे देखेंगे। जब भादव लगता है, सावन के बाद भादव आया, तो भादव में क्या हो रहा है, भादव में उसकी पीड़ा कैसे प्रकट हो रही है, वियोग वर्णन। वो कह रही है कि बरसय मघा झकोरी झकोरी, मुरि दुई नैन चुवहि जस ओरी। भादव जब लगता है तो भयंकर काली रात होती है, बादल इतने भारी भारी लगते हैं कि पूरा वातावरण ही कालिमामय हो जाता है, एकदम चारों तरफ से अंधेरा अंधेरा, एकदम अंधेरी रात होती है। और उस समय बरसय मघा, मघा एक नक्षत्र होता है, यहां से ध्यान रखना है। माघ और मघा दोनों में अंतर है। माघ जनवरी के महीने में लगता है, भादव सावन के बाद आता है। और उसमें मघा एक नक्षत्र होता है जिसमें बारिश झकोरा दे करके बरसती है, यानी हवाओं के साथ पानी ऐसा ऐसे बहता है बरसात का कि धक्के लगते हैं, चोट लगती है उन बूंदों से। तो बरसई मघा झकोरी झकोरी, तो मौसम में तो इस तरह का परिवर्तन हो गया है। लेकिन मोरी दुई नैन चुवही जस ओरी, और उसी मौसम में मेरी आंखों से जो आंसू है वो ऐसे चू रहा है, ऐसे टपक रहा है जैसे ओरी जो छज्जों से पानी चूता है जमीन पर, उस तरह से, यानी धार टूट नहीं रही। तो अपनी पीड़ा को प्रकट करने के लिए नागमती मौसमों का सहारा, मौसमों की प्रकृति का सहारा, और उन मौसमों के जो गुण होते हैं, जो उनका परिचय होता है, उसका सहारा लेकर के अपनी पीड़ा को प्रकट कर रही है। ठीक है, ये बात आप समझ रहे होंगे यहाँ से। अब देखिए कुआर लग रहा है, कुआर क्या, इसमें क्या होता है। कह रही है कि लाग कुआर नीर झल घटा, अबहु आव कंत तन लटा। लाग कुआर नीर जग घटा, कुआर लग गया है, नीर जग घटा, बादलों में पानी खत्म हो चुका है, कम हो गया है, अब कहीं भी वर्षा ऋतु जैसा नहीं है। अब पूरा मौसम बरसात का बीत गया है। अबहु आओ कंत तन लटा, हे कंत, हे प्रिय, तुम अब तो आ जाओ, मेरा तन लटा जा रहा है, सूखता जा रहा है, मैं कमजोर होती जा रही हूँ विरह की पीड़ा में, खाना पानी दाना पानी सारी चीजें बंद है। ठीक है, इस तरह के भाव प्रकट करती है। अब कुआर के बाद आया कार्तिक। आप इन महीनों के क्रम लिख लीजिएगा, बहुत मेहनत से हमने इसको अरेंज करके लिखा हुआ है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि भादों के बाद कौन सा आ रहा है, कुआर आ रहा है, कुआर के बाद कार्तिक आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कुआर के बाद कार्तिक लग रहा है। कार्तिक की पूर्णिमा में दीपावली वाला जो समय है उस समय की बात है। तो देखिए इसमें कह रहे हैं कि कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल हो बिरहो जारी। कार्तिक शरद चंद उजियारी, कार्तिक में जो शरद की पूर्णिमा है, जो चांद है, वो चारों तरफ उजाला फैला रहा है, और जग शीतल हो रहा है, शीतल शीतल हो रहा है, चंद्रमा की उजाले से जग शीतल हो रहा है। कार्तिक का जो शरद, सर्दियां शुरू हो रही हैं, लेकिन नागमती विरह में जली जा रही है। पूरी दुनिया उस चंद्रमा की शीतलता को महसूस कर रही है, लेकिन वियोग में नागमती हों बिरहे जारी, विरह में जर रही, उसके विरह की पीड़ा कम नहीं हो रही। अभी भी नहीं आया, अब लग गया अगहन। अगहन में वो कैसे अपनी पीड़ा प्रकट कर रही है कि अगहन दिवस घटा निसि बाढ़ी, दूभर रैन जाय की निगाढ़ी। अगहन दिवस, अगहन में दिवस घटा, दिन छोटा होने लगता है, और निसि बाढ़ी, रात बढ़ने लगती है। तो कहते हैं दिन छोटा हो रहा है और रातें बड़ी हो रही है। दूभर रैन, और ऐसी लंबी रात दूभर हो रही है, कांटे नहीं कट रही है। जाय किमि गाढ़ी, और ये गाढ़ी रात कैसे जाएगी, कैसे दूर होगी, समझ में नहीं आ रहा है। और इसी में ये पंक्ति है जो महत्व, ये सारी पंक्तियां ऐसी है, आपको ध्यान रखना है, जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। पिय सो कहु संदेशड़ा, हे भौरा हे काग। पिय सो कहु संदेशड़ा, प्रिय से जा करके मेरा संदेश कहो, हे भौरा हे काग, तुम दोनों काले हो, तुम जाओ और प्रिय से कहो ये मेरा संदेश। सो धन बिरहे जरि मुई, तेहिक धुआं हम लाग।
सो धन बिरहे जरि मोहि, तुम्हारी जो धन है, धन का मतलब है तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी स्त्री है, वो विरह में जर के मर गई। और जब वो जल रही थी उसी का धुआं हम दोनों को लग गया है, भौरे को भी काग को भी। तिहिक धुआं हम लाग, उसी का धुआं हमें लग गया और हम जल के काले हो गए। ये बात अगहन के महीने में नागमती कह रही है। तो आपको थोड़ा सा इन चीजों को एक बार विस्तार से अच्छे से देख लेना है, ताकि आप पहचान पाएं कि जायसी ने किस महीने में वियोग खंड में लिखा हुआ है। ठीक। अब इतनी पीड़ा कह दे रही है तब भी नहीं आ रहा है। अब पूस आ गया। पूस जिसमें ये जो पूस की रात कहानी है, भयानक ठंडी है, कड़कती ठंडी है कि मतलब कुत्ते को पकड़ करके वो अपने सोता है कि उसकी गर्मी से कहीं उसकी ठंड दूर हो। पूरी रात खेतों में पड़ा है। तो ये पूस की रात यानी थर थर कांप रहा है शरीर। यही बात जायसी भी लिख रहे हैं कि पूस जाड़ थर थर तन कांपा, सूरज जाय लंका दिस चापा। अब देखिए, हमें अपने मौसमों का इतना अच्छा ज्ञान नहीं है कि हम हर एक मौसम का इतनी बारीकी से वर्णन कर सकें। तो हमारी परंपरा में इतना अच्छा काव्य रच करके जैसी जी गए हैं कि हमें उसका अध्ययन करना चाहिए और अपने पीढ़ियों को हम बता भी सकते हैं कि कैसा मौसम होता था। तो जैसे के विषय में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप सभी हल कर रहे होंगे, उसके अलावा जो टेक्स्ट है वो क्या बोलता है, ये दिखाने का प्रयास हमारा था कि आप टेक्स्ट के कुछ अंश को देख पाएं, समझ पाएं कि उनका क्या प्रयोजन है। क्योंकि हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा है टेक्स्ट और इतना लंबा कैसे पढ़ेंगे। तो प्रयास ये है कि हम 1 घंटे में जो कुछ बता बता दे रहे हैं, उसके अलावा भी आप बेहतर ढंग से थोड़ा बहुत देखने का प्रयास करेंगे तो टेक्स्ट बहुत ईजी लगेगा। पूस के बाद अब माघ आ रहा है। लागे माघ परय अब पाला, बिरहा काल भय उजड़ काला। कह रहे हैं कि माघ लग गया है और पाला पड़ रहा है। पाला तुषार, कि जो पेड़ों की वृक्षों की पत्तियों पर किनारे किनारे एकदम बर्फ जैसा जम जाता है, वो पाला है। लागे माघ, माघ परय अब पाला, बिरहा काल भय उजड़ काला। ये बिरह काल, ये बिरह मेरे लिए काल हो गया है इस ठंड में। नैन चुअहि जस महवट नीरू, तोहि बिनु अंग लाग सर चीरू। नैन चुअहि जस महवट, मघवट। और मघवट क्या है? महवट से तात्पर्य है मघवट। मघवट क्या है? वही जो पाला जो पत्तियों पे किनारे किनारे बर्फ के रूप में जम जाता है। तो नैन ऐसा चू रहा है, नैनों से जो आंसू है, अश्रुधारा ऐसे चू रही है, वो भी जम जा रही है रोते रोते। महवट नीरू, तो ही बिनु अंग लाग सर चीरू। तुम्हारे बिना ये जो मेरे वस्त्र हैं, जो मेरा आंचल है, वो भी अब सर की तरह लग रहा है। सर माने बाण। अब वो बाण की तरह लगता है। ऐसा लगता है कि कोई हथियार चल रहा हो। इस तरह की देखिए पीड़ा प्रकट वो अपनी हर महीने में कर रही है। ठीक है। अब फाल्गुन आ गया। फाल्गुन जिसमें अब होली आने वाला है, माघ लग चुका है, सॉरी फाल्गुन लग चुका है। अब फाल्गुन में उसकी पीड़ा क्या है? तो फाल्गुन के तो कई सारे फाग आप सभी सुने भी होंगे। फागुन पवन झकोरा बहा। अब यहाँ पे सूखी हवाएं लगभग लगभग चलने लगेंगी, जिसमें पतझड़ धीरे धीरे, कहीं कहीं बहुत सारे वृक्षों में पत्तियां झड़ भी रही हैं, नए पत्ते आ भी रहे हैं, फूल भी हैं। तो फागुन पवन झकोरा बहा। अब यहाँ से हवाएं चलेंगी, धीरे धीरे मौसम में परिवर्तन होगा, ग्रीष्म ऋतु का धीरे धीरे आगमन होने लगेगा। तरिवर झरहि बन ढाका, भई उनंत फूल करि शाखा। दो दो चीजें हो रही हैं इस पूरे फागुन में। क्या? कि तरिवर झरहि, वृक्षों की पत्तियां झड़ रही है, झरहि बन ढाका। और पूरे वन जंगलों के सारे वृक्षों की पत्तियां, फूल सब कुछ झड़े जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो कई सारे वृक्षों में फूल लग रहे हैं। भई उनंत, उनंत का मतलब ओनई आना, झुक जाना। फूल से भरी हुई शाखाएं ओनई, झुक गई है, इतने फूल आ गए हैं। तो मौसम का परिवर्तन देखिए, कहाँ अभी बारिश हो रही थी, थर थर तन कांप रहा था। उसके बाद मघवट पाला मार रहा है, पाले पाले के दौर में वो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही है। अब यहाँ से पतझड़ शुरू हो गया है और फूलों में शाखाओं में फूल आ गई हैं, पूरे वृक्ष लद गए हैं। फिर आएगा चैत्र। चैत्र की नवरात्र आती है, आप सभी जानते हैं। इसमें चैत बसंता होय धमारी, मोह लेखे संसार उजारी। अब यहाँ से जो तरिवर झरह फागुन में हो रहा था, वो चैत्र में बसंत का आगमन पूरी तरह से हो जाता है। आप देखेंगे तो अमलतास के वृक्षों में, गुलमोहर के वृक्षों में या आम में मंजरियां भरपूर आ जाती हैं। तो चैत में बसंता होई धमारी, बसंत धमाल मचा रहा है, चारों तरफ
रंग बिरंगा माहौल है। मोहि लेखे संसार उजारी, मेरे लेखे, मेरे लिए तो पूरे संसार उजड़ा हुआ है, मेरे लिए इस बसंत का कोई महत्व नहीं है। तो 12 महीनों में उसकी पीड़ा प्रकट हो रही है और उसके भिन्न भिन्न रूप हैं। अब देखते हैं, वैशाख लग गया, चैत के बाद आता है वैशाख। वैशाख में वो अपनी पीड़ा प्रकट करते हुए कहती है, भा बैसाख तपन अति लागी। बैसाख लगते ही धीरे 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 गर्मी का मौसम आने लगता है, तपन शुरू होती है, तपने वाली हवाएं, पूरा वातावरण गर्म होने लगता है। एक जगह और लिखते हैं कि लागियों जरे जरे जस भारू, फिर भूंजे सी तजियूं न बारू। ये राजस्थान में पूछी गई पंक्ति है। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछा गया है कि फिर भूंजे तजे न बारू, बारू से क्या आशय है। लागियों जरे जरे जस भारू, ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ जलने जैसा महसूस हो रहा है, जलन इतनी हो गई है, गर्मी का मौसम है और तप रहा है चारों तरफ से। और ऐसा लगता है कि बालू में, ये जो बारू है वो बालू कहते हैं। फिर भूंजे से, जब दाना हम बालू में डालते हैं, तो जो दाना भूनने वाले लोग होते हैं, जब बालू में, जलती हुई बालू में दाने को डालते हैं तो दाना फूटता है, फूट के उछलता है, उछल के फिर बालू में जाता है, वो बालू को छोड़ता नहीं, उसे तजता नहीं है। ठीक है। तो वही वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे विरह में इस तरह से चिर हूं कि फिर उसी में बार बार भूंजी जा रही हूँ, बार बार जल रही हूँ, लेकिन तुम्हारे वियोग से निकल नहीं पा रही हूँ। उस दाने की तरह हूँ जो बार बार उस रेत में तपता है, उछलता है और उसी में पड़ा रहता है, उसी में भस्म हो जाता है। तो वैशाख में उसे इस तरह का अनुभव होता है। अब लगा जेठ, 12 मासा का अंतिम महीना। जेठ में है कि जेठ जरै जग चले लुआरा, उठहि बवंडर परहि अंगारा। जेठ जरै जग, जेठ में जग ऐसा लग रहा है संसार जल रहा है, और लुआरा उठ रहा है। लुआरा मतलब जो चिंगारियां होती हैं, जब चिंगारियां हवा के साथ उड़ती हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। जेठ जरै जस चले लुआरा, लू चल रही है। उठा ही बवंडर पर ही अंगारा, और वहां से बवंडर उठ रहा है और अंगारों की तरह पूरे शरीर को झुलसाया जा रहा है। तो हर एक महीने में अपनी पीड़ा को प्रकट करने के लिए वो इस तरह से परिचय देती है मौसम का, और वहां अपनी पीड़ा को प्रकट करती है। ठीक है। अब अंत देखते हैं। जब नागमती के वियोग खंड का अंत होता है इन मौसमों के साथ, तब यहाँ पे इन 12 महीनों में उसकी विरह दशा पर जायसी क्या टिप्पणी करते हैं। अंतिम टिप्पणी ये भी महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि रोई गवाए 12 मासा, सहस सहस दुख एक एक सासा। दही कोयला भई कंत सनेहा, तोला मास रही नहीं देहा। पहली पंक्ति का अर्थ देखिए कि रोई गवाए 12 मासा, इस तरह नागमती विरह में रो रो करके 12 मास गंवा देगी। सहस सहस दुख एक एक सांसा, और हर एक सांस के साथ सहस्त्रों दुख वो पी रही है, और उस पूरे के पूरे वर्षों को जी रही है। ये सारी बातें यहाँ पे वो समेकित रूप से लिखते हैं। और एक और पंक्ति लिखते हैं कि दही कोयला भयकंत सनेहा। दही कोयला, कोयले के जैसे जली है और काली राख में बदल गई है। क्यों? कंत के स्नेह में, अपने प्रिय के प्रेम में। और परिणाम क्या हुआ है? तोला मांस रही नहीं देहा, तोला भर मांस उसके शरीर में नहीं बचा है। इस तरह से वो सूख गई है, विरह में जल गई है, कोयले की तरह दह गई है। तो ये उसकी पीड़ा का पूरा वर्णन जायसी लिखते हैं। अब इस पर शुक्ल जी की एक टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आप सभी को ध्यान रखनी है। इन्हीं सब वर्णनों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है। तो कभी भी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में या किसी भी रूप में पूछे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है, हिंदी साहित्य में कौन सा स्थान है, अद्वितीय वस्तु है नागमती का विरह खंड। नागमती उपवनों के पेड़ों के नीचे रात रात भर रोती फिरती है। इस दशा में पशु पक्षी पेड़ पल्लव जो कुछ भी सामने आता है, उसे वह अपना दुखड़ा सुनाती। वह पूर्ण दशा धन्य है जिसमें ये सब अपने से लगते हैं, और यह जान पड़ने लगता है कि इन्हें दुख सुनाने से भी जी हल्का होगा। तो देखिए, शुक्ल जी इतनी बढ़िया टिप्पणी जायसी पर कर रहे हैं, जायसी के पद्मावत पर, और पद्मावत में भी नागमती विरह खंड में कह रहे हैं कि यह पूर्ण दशा धन्य है। जो दशा
नागमती के लिए जल मरने का सवाल है, वियोग की दशा है। उस दशा में शुक्ल जी लिखते हैं कि मनुष्य और अधिक मनुष्य हो जाता है, कि क्योंकि वो अपने आसपास की सभी चीजों से प्रेम करने लगता है, उसकी दृष्टि उनके तरफ जाती है। वो कौवे से, भंवरे से, पेड़ों को देखती है, सबसे अपनी पीड़ा को प्रकट करती है। तो पूर्ण दशा वह धन्य है जिसमें ये सभी अपने लगते हैं और अपने जान पड़ते हैं, सगे जान पड़ते हैं। और इन्हें दुख सुनाने से भी जी हल्का हो सकता है। तो कभी कभी आप देखिए, जब हम आप बहुत गहन किसी विकट संकट में होते हैं, किसी ऐसी मन स्थिति में होते हैं जो बहुत दुखदाई होता है, जब हमें समझने वाला कोई नहीं होता है, तो हम अपने आसपास की बहुत सारी चीज़ों से बातचीत करने लगते हैं मन ही मन। कोई जानवर हो, कोई पशु हो, कोई पक्षी हो, कोई वृक्ष हो, उसकी तरफ हमारी दृष्टि जाती है, तो हमारा और विस्तार होता है। तो दुख की जो अवस्था है वो मनुष्य को और अधिक मानवीय बनाती है और अधिक खरा बनाती है। यही पूरा दिखाने का प्रयास जायसी के पद्मावत के इस नागमती वियोग खंड में। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे पूरे नागमती वियोग खंड और उसके नक्षिक वर्णन की एक जो परंपरा है उसका परिचय। साथ ही हम लोगों ने देखा कि शुक्ल जी ने उनके विषय में क्या क्या टिप्पणियां की हैं, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में क्या क्या लिखा और रचा जा रहा था, किस तरह से ये हिंदुस्तान की कहानियों को ही सूफी फकीर संतों ने अपनी वाणी में प्रेमाख्यान काव्य बनाया और मसनवी शैली में लिखा। मसनवी शैली भी बहुत प्रसिद्ध है। तो ये सारी बातें आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, अपने से भी आप महत्वपूर्ण जो किताबें आपके पास हो वहाँ से भी कुछ फैक्ट्स देखने का प्रयास करेंगे, तो ये बहुत बेहतर होगा आप सभी के लिए। और कोई प्रश्न हो तो आप सभी पूछ सकते हैं, हम लोग। हाँ हाँ। हम्म। चौपाइयों के बाद दोहा। अच्छा अच्छा। लेकिन ये हमारे पास जो शुक्ल जी की पुस्तक है, शुक्ल जी की पुस्तक के आधार पे ही इसमें हमने लिखा हुआ है कि उसके उलट जायसी ने जो पद्धति अपनाई थी, उसके उलट तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में ये परंपरा की हुई। तो अगर ये सशंकित है तो इस, हाँ, पद्धति बदल गई जो। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, जी जी, बहुत धन्यवाद। मुझे लग रहा है कि हाँ, मैंने उलट जो कहा तो उलट का संदर्भ उसका आपने सही कर दिया। यानी जो जायसी ने 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखा है, तो तुलसीदास जी ने क्रम उलट दिया है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो चलिए इसको और करेक्ट कर लेंगे, मैं भी एक बार देख लूंगा, तो ग्रुप में जो भी होगा तो उसका एक कोई प्रमाण के रूप में हम देख के उसमें शेयर कर लेंगे, है ना। हाँ, बहुत धन्यवाद। इसका प्रामाणिक अंश जो भी होगा वो मैं फोटो लेके या फिर ग्रुप का चैट बॉक्स ओपन करेंगे तो उसमें आप लोग भी शेयर कर सकते हैं। जहाँ भी कोई शंका लगे तो हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो ये नागमती वियोग खंड और ये उसका नक्शिक वाले का एक मूल भाव जो पाठ का है, एक परिचय यहाँ पे हम लोग देख लिए। कोई और प्रश्न हो इससे तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग अपनी अगली क्लास में प्रयास करेंगे तुलसीदास जी के जो पाठ्यक्रम में लगा हुआ है उसे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, उसके विषय में क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो अगर आप लोगों को पूरा टेक्स्ट पढ़ना हो तो वो भी प्रयास किया जा सकता है, लेकिन हम जो सोचते हैं वो ये कि बेहतर ढंग से हम लोग जो परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी तथ्य हैं उसे कलेक्ट करके ही पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ऐसा ही प्रयास कर लेंगे हम लोग। फिर सूर, मीरा, रहीम, इतने पे हम लोग स्पेशल क्लास यानी एक एक दिन पढ़ेंगे। फिर जिन कवियों की एक दिन में 2 कवियों को बेहतर ढंग से पढ़ाया जा सकेगा तो वो हम लोग एक साथ कर लेंगे। तो कंप्लीट किया जाए। ठीक है, आप सभी को शुभ रात्रि, शुभकामनाएं, नमस्कार। फिर कल की क्लास में कल जुड़ते हैं। हाँ, शुभ रात्रि।